अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, हाज़िर हैं आपके अपने अफजल अंकल। ठीक, बायोलॉजी क्लास 10th के साथ लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, क्लास 10th का ये लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, तो मैंने अपने लेक्चर नंबर 1 में आपको कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का वो दिया हुआ है अपना इंट्रोडक्शन। जिसने नहीं देखा लेक्चर 1 देखें। उसके बाद एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने उनमें से 3 कंपोनेंट्स डिस्कस किए। लेक्चर नंबर 3 में मैंने अगले 2 डिस्कस करके तो टोटल 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन हमारे पूरे हुए। ठीक है, अब इस लेक्चर नंबर 4 में बेटा मैं आपको बहुत अहम तरीन ये डायग्राम्स कराने जा रहा हूँ, जो कि आपकी किताब में कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन के बाद ये 2 डायग्राम्स बनी हुई हैं। ये डायग्राम्स शो करती हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन को, कि कोऑर्डिनेशन की 2 टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेशन था क्या, जो तमाम ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स को एक साथ काम करवाती हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या है कि अगर मैं कोई गोल अचीव करने चाह रहा हूँ, मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरी पूरी बॉडी उस गोल को अचीव करने में मेरी पूरी बॉडी एक साथ काम कर रही है। एक साथ काम कराने वाले, एक साथ पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को एक साथ कोऑर्डिनेट करने वाले 2 टाइप्स हैं जी हमारे अंदर। और वो है एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, पूरी बॉडी को एक साथ ये गानगत से फंक्शन कराती है, और दूसरी है जी केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू अचीव एनी गोल। बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट ये दोनों डायग्राम्स हैं। अक्सर औकात बच्चे इन डायग्राम्स को इग्नोर कर देते हैं और पता नहीं लगता, एकदम टीचर्स भी आगे चले जाते हैं, जबकि पूरे चैप्टर की बुनियाद ये दोनों डायग्राम्स हैं। और तो और अगर ये दोनों डायग्राम्स आपने नहीं की तो बेटा आपको यही कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर 2nd ईयर में जब आएगा, आप वहाँ भी पैदल हुए होंगे कि जी हमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी नर्वस कोऑर्डिनेशन। क्या मेरा बच्चा, नर्वस कोऑर्डिनेशन से अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे बच्चे नर्वस कोऑर्डिनेशन में जनाब नर्वस कोऑर्डिनेशन में मैंने आवाज़ दी थी शीदे को। बेटा मैं पहले भी बता चुका हूँ, मेरी जो मिसालें हैं वो एक टी बैग की तरह है। जब तक चाय में टी बैग रंग निकाल रहा है तो टी बैग बहुत अच्छा है। तो जब तक मेरी मिसालों से आपके टॉपिक का रंग निखर रहा है, आपको समझ आ रही है, तो तब तक तो टी बैग डिप करते रहो। ठीक है, मेरी मिसालों से पढ़ते रहो। लेकिन एक दफ़ा पुत्र जब चाय तैयार हो जाए तो मज़ीद टी बैग अंदर रखोगे तो चाय कड़वी हो जाएगी मेरी जान। इसी तरह अगर आपने मेरी मिसालों को, यानी शीदे को और वो छड़ मेरी भिड़ी ना मरोड़, वो सारा पेपरों में लिखा तो गड़बड़ होगी मेरे बच्चों। तो जैसे ही टॉपिक निखर जाए, आपको टॉपिक की समझ आ गई है, स्टिक टू द बुक। बुक की लाइंस आपने डिस्कस करनी मेरा बेटा। अपने अल्फाज में मेरी वाली मिसालें ना लिख देना, बात समझ गए। खैर जनाब, मिसाल देने से मैंने भी बाज नहीं आना। सुनो जी, मैंने बुलाया और शीदिया, तो मेरी आवाज़ जो कि साउंड थी वो स्टिम्युलस थी शीदे के लिए। ठीक, शीदे के कानों ने वो रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं। कानों ने इस स्टिमुलस को रिसीव किया। उसके बाद पुत्र हमारी बॉडी में स्पेशल सेल्स हैं। उन सेल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स। उन सेल्स को क्या कहते हैं मेरा बच्चा, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स स्पेशल सेल्स हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मैसेज ट्रांसमिट करने में माहिर है। एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को पहुंचाने में माहिर है। कैसे पहुंचाएंगे बेटा, मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट से डिटेल
सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो अभी आप लोग 10th में हैं, अभी जितना जानने की ज़रूरत है बस मैं उतना ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा बच्चा, न्यूरॉन स्पेशल सेल्स हैं जो नर्व इम्पल्स की शक्ल में, मैंने कहा ना मूवमेंट ऑफ आयंस, नर्व इम्पल्स, उस मूवमेंट ऑफ आयंस को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की शक्ल में इस स्टिमुलस को लेकर जाएंगे कहाँ पर? कोऑर्डिनेटर्स के पास। तो जनाब, पहला कोऑर्डिनेटेड एक्शन का पहला स्टेप स्टिमुलस था, स्टिमुलस की एग्जांपल साउंड। सेकंड स्टेप रिसेप्टर था, सेकंड कंपोनेंट रिसेप्टर था ईयर। न्यूरॉन उसको लेकर जाएगी थर्ड कंपोनेंट तक, थर्ड कंपोनेंट था कोऑर्डिनेटर। क्या मेरा बच्चा? कोऑर्डिनेटर। और कोऑर्डिनेटर में होगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों कोऑर्डिनेटर्स हैं किसके? नर्वस कोऑर्डिनेशन के, ठीक। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उसको आने वाली इंफॉर्मेशन को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आने वाली इंफॉर्मेशन की कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। बचपन से लेकर अभी तक तुम लोग इंग्लिश का पेपर देते आ रहे हो। व्हाट डू यू डू इन कॉम्प्रीहेंशन? उसमें आपको कहा जाता है कि जनाब मंदरजा झेल पैराग्राफ, दैट इज गिवन पैराग्राफ की स्टडी करें, उसको रीड करें और जो आपको समझ लगा है, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर दें। तो मेरा बच्चा, ये ब्रेन, ये स्पाइनल कॉर्ड आने वाली इंफॉर्मेशन पर सोच विचार करेंगे, उसको कॉम्प्रीहेंड करेंगे। कॉम्प्रीहेंड से मुराद के सीधा उसके ब्रेन में ये चलेगा कि यार इसने मुझे आवाज़ दी है, ज़रूर इसने मुझसे कोई बात करनी है, तो चलो आओ फिर इसकी बात मान लेते हैं। अब मेरा बेटा वो जब मुड़ेगा मुझे देखने के लिए, तो उसके लिए उसको इफेक्टर ऑर्गन्स की ज़रूरत है। मेरे बच्चे, फिर चलेगी क्या? नर्व इम्पल्स। क्या चलेगी? नर्व इम्पल्स, मूवमेंट ऑफ आयंस की शक्ल में। तो नर्व इम्पल्स चलेगी जनाब किसके ज़रिए? फिर कौन उसको कलेक्ट करेगा? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन उसके हुक्म को, मतलब उसने जो कहा है कि ठीक है जी अब मैं उठकर मैं देख लेता हूँ, उसके रिस्पॉन्स को इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स लेकर जाएगा उस ऑर्गन तक जिसने रिस्पॉन्स शो करना है। तो वो वाला ऑर्गन कौन है? वो है इफेक्टर। इफेक्टर ने रिस्पॉन्स शो करना होता है। तो जनाब वो बैठा हुआ था, तो वो बैठे हुए उसने अब अपने कौन से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना है कि वो उठकर खड़ा होकर मेरी तरफ देखकर कहे जी जनाब। तो वो न्यूरॉन्स के ज़रिए इफेक्टर ऑर्गन्स तक गई, और इफेक्टर ऑर्गन्स मसल्स हो सकते हैं या फिर इफेक्टर ऑर्गन्स पुत्र ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं मेरे बच्चे? ग्लैंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ये तो सीधे की मिसाल में तो ये मसल्स हैं। क्या थे मेरे बच्चा? मसल्स। अब समझ लो, अब्बू हैं, आपके अब्बू ने कहा है क्या कर रहे हो? अब्बू की साउंड स्टिमुलस थी, आपके ईयर्स ने, रिसेप्टर्स ने अब्बू की साउंड को पकड़ लिया, वो साउंड गई न्यूरॉन के ज़रिए आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ब्रेन में आप बिल्कुल डर गए कि ये अब्बू इतनी ऊंची आवाज़ में इतनी सख्ती से क्यों बोले हैं। वहाँ से वो न्यूरॉन्स चली कहाँ पर? वो नर्व इम्पल्सेस लेकर चली बेटा इफेक्टर। तो ये इफेक्टर पुत्र कोई ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। तो वो ग्लैंड्स ने फ़ौरन ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ किए। खैर ये अभी आगे बात करते हैं कि जिससे आप नर्वस हो गए, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो गई, आपकी सांस फूल गई, आपके लुआब खुश्क हो गया, दैट इज़ आपका सलाइवा खुश्क हो गया, आंखों की पुतलियां खुल गई, आप एकदम स्टंट हो गए कि जी अबू मैंने कोई गलती कर दी। तो जो है मेरा बेटा, तो फिर इफेक्टर ऑर्गन्स मसल्स या ग्लैंड्स हो सकते हैं किसमें? नर्वस कोऑर्डिनेशन में। तो आप समझ गए होंगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में मैसेजेस पास कौन करते हैं? स्पेशल सेल्स हैं, और वो सेल्स हैं न्यूरॉन सेल्स। वो सेल्स कौन है मेरा बच्चा? न्यूरॉन सेल्स। देखें बेटा, स्कूल्स में, एकेडमीज़ में टीचर्स के ऊपर प्रेशर होता है कि हम तेज़ी से बस कोर्स ख़त्म करें।
तो मेरे इस चैनल का ये फ़ायदा है कि हम पे प्रेशर कोई नहीं कि हमने कोर्स जल्दी से ख़त्म करना है, क्यों ना हम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लें। ठीक है मेरा पुत्र, तो ये समझ आ गई जी। नर्वस कोऑर्डिनेशन मेरे बच्चों को तो डायग्राम याद हो जानी चाहिए। स्टिमुलस, रिसेप्टर, न्यूरॉन स्पेशल सेल takes the message to the brain or spinal cord, then takes the special message that is again a response वाला मैसेज। अब बेटा अगर मैं अपने टाइम टेबल बना लिया है मैंने, अब टाइम टेबल बनाकर तो मैंने अब उसको अप्लाई करना है, तो मैं अपनी एकेडमी की जो मेरी एडमिन है मैं उनको दे दूंगा कि ये ले, ये बेटा ये आप इसको अब लागू करवा दें। तो पता लगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सोच लेता है, उसके बाद इम्पल्स कर देता है। फ़र्ज़ करें कि मैंने ईमेल भेज दी है किसको, एकेडमी के एडमिन को, अब वो एडमिन ने पकड़कर उसको अमली जामा पहना देना। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो ये हो गई जी नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगला आया जी केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? तो अब सुनो, केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है। अब मेरा बच्चा इसमें स्टिमुलस फील करेगा रिसेप्टर ऑर्गन। स्टिमुलस को फील करेगा कौन? रिसेप्टर ऑर्गन। अच्छा, अब ना इसकी मिसाल मैं आपको एक, इसमें एनी ऑर्गन से मुराद ग्लैंड भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो यहाँ है ना एनी ऑर्गन, वो मैंने कह दिया कि इफेक्टर ऑर्गन थायराइड ग्लैंड है। अब सुनने वाली बात है, थायराइड ग्लैंड एक केमिकल बनाता है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड एक केमिकल बनाता है थायरॉक्सिन। ये यहाँ गले में लेरिक्स, ये आप हाथ लगाओ इधर जिसमें से आवाज़ आप प्रोड्यूस करते हो, ये पतले लोगों का बहुत बाहर आया हुआ होता है। लेरिक्स के बिल्कुल नीचे बेटा सांस की नाली के ऊपर एक एंडोक्राइन ग्लैंड लगा हुआ है, जिस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के थायरॉक्सिन क्या करता है, ये आगे चलकर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे जब हम इस ग्लैंड और इसके केमिकल के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। यहाँ मैं इसकी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि थायराइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन बनाना, थायराइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन बनाने को आपने रिस्पॉन्स समझना है। थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन नहीं बना रहा, रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा। थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन नहीं बना रहा। अब बेटा मैं पहले ही एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। थायरॉक्सिन की ब्लड में कमी हुई हुई। थायरॉक्सिन एक वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो हमारे अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अब क्या हुआ कि थायराइड ग्लैंड कहीं थायरॉक्सिन नहीं बना रहा। डन। इस चीज़ को फील करेगा हमारे ब्रेन का पार्ट जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, अब वो बन जाएगा रिसेप्टर। स्टिमुलस क्या है कि ब्रेन के हाइपोथैलेमस ने ये फील किया, देखो ना रिसेप्टर फील करता है स्टिमुलस को। रिसेप्टर ने ये फील किया कि ब्लड के अंदर केमिकल थायरॉक्सिन नाम के केमिकल का लो लेवल है, लो लेवल है। ठीक। थैलेमस, हाइपोथैलेमस ने, ब्रेन के इस पार्ट ने, हाइपोथैलेमस ने रिसीव किया स्टिमुलस। इस हाइपोथैलेमस ने देखा कि ब्लड के अंदर थायरॉक्सिन का केमिकल लो है, तो इस पार्ट को पता लग गया कि थायरॉक्सिन का केमिकल लो है। थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अब क्या करेगा कि ब्रेन का हाइपोथैलेमस बन गया रिसेप्टर, और उसने इस स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लिया कि केमिकल नाम जिसका नाम थायरॉक्सिन है उसका लेवल लो है। हाइपोथैलेमस फौरन से पहले एक केमिकल बनाएगा। हाइपोथैलेमस बेटा, हाइपोथैलेमस ब्रेन है और ब्रेन में है न्यूरॉन्स ही। ठीक है। ब्रेन में है न्यूरॉन्स, लेकिन कुछ ऐसी न्यूरॉन्स हैं जो केमिकल सेक्रीट करती हैं। ठीक। उन्हें न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स या
आप कह सकते हो कि ऐसी न्यूरॉन्स जो केमिकल्स बनाती हैं। तो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स ने केमिकल बनाया बेटा। ये देखो, अब मैं थर्ड स्टेप पर पहुंच गया हूँ। स्टिमुलस कि थायरॉक्सिन की कमी थी, रिसेप्टर कौन? हाइपोथैलेमस, उसने फील कर लिया। अब हाइपोथैलेमस ने क्या छोड़ा? केमिकल। इसका नाम होगा थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, TRF। खैर आपकी क्लास 10th के ये अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन चूंकि मुझे इसको मिसाल से समझाना है तो मैं बता रहा हूँ। चलो आप इसको फुल फॉर्म में मत रखो क्योंकि आप मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, आप बस इसको TRF कह लो। हाइपोथैलेमस एक केमिकल बनाएगा जिसका नाम TRF होगा। वो TRF हाइपोथैलेमस ब्रेन में ब्लड में छोड़ देगा। तो हाइपोथैलेमस ने ये केमिकल बनाया और इस TRF को ब्लड में छोड़ दिया। ब्लड सर्कुलेट करता हुआ जब पहुंचेगा एंडोक्राइन ग्लैंड, देखा इसका कोऑर्डिनेटर, केमिकल कोऑर्डिनेशन का कोऑर्डिनेटर एक ग्लैंड होता है। ठीक, एक क्या होता है मेरा बच्चा? ग्लैंड होता है। अब मेरे बच्चों, हाइपोथैलेमस ने एक केमिकल बनाया जिसका नाम TRF था। TRF शामिल हुआ ब्लड में। वो ब्लड के ज़रिए किधर पहुंचा? एक पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि ये भी बेस ऑफ ब्रेन में मौजूद है जी, ब्रेन के अंदर ही मौजूद है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ने इस आने वाले इस केमिकल को, देखो डिफरेंस आप देखो, यहाँ पर मैसेज नर्व इम्पल्स दे रही हैं। मैसेज कौन? नर्व इम्पल्स की शक्ल में न्यूरॉन्स दे रहे हैं। यहाँ पर मैसेज ट्रांसमिट करने वाला ब्लड है, इधर मैसेज ट्रांसमिट करने वाला न्यूरॉन सेल है, उधर मैसेज को पहुंचाने वाला ब्लड है। यहाँ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, दैट इज नर्व इम्पल्स है, जबकि यहाँ पर मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल है। मैसेज इन द फॉर्म ऑफ केमिकल है। तो ये केमिकल, ये मैसेज ब्लड के जरिए पहुंचेगा कोऑर्डिनेटर तक। कोऑर्डिनेटर इस केमिकल को जब देखेगा तो इसका नाम क्या था? थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। एंडोक्राइन ग्लैंड फिर एक केमिकल रिलीज करेगा। याद रखें, इसका कोऑर्डिनेटर नर्व इम्पल्स रिलीज करता था, नर्व इम्पल्स। फिर पहुंचाने वाला कौन? न्यूरॉन। मैसेज किस शक्ल में? नर्व इम्पल्स की शक्ल में। यहाँ पर मैसेज किस शक्ल में? केमिकल की शक्ल में। और इस केमिकल का नाम होगा थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। अल्लाह अकबर। जो थायरॉयड ग्लैंड को अब क्या कर देगा? स्टिम्युलेट कर देगा। क्या कर देगा मेरा बच्चा? स्टिम्युलेट कर देगा। ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक केमिकल बनाया जिसका नाम TSH था, और उस TSH हार्मोन को, उस केमिकल को किस में छोड़ा गया? फिर ब्लड में। यहाँ नर्व इम्पल्स किस में छोड़ी जाती है? न्यूरॉन में। ले जनाब, अब वो हार्मोन ब्लड के जरिए ट्रांसमिट हुआ इफेक्टर। इफेक्टर कौन था? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड को जाकर TSH ने कहा, इस केमिकल ने कहा कि वो भाई सुत्या पे हैं, छड़दा नहीं, अपनी थायरॉक्सिन बना। वो थायराइड ग्लैंड ने कहा तेनों किवें पता कि मैं थायरॉक्सिन नहीं बना रहा? कहता भाई जी स्टिमुलस सन मिले, ब्लड में लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन थी। तो थायराइड ग्लैंड ने फौरी तौर पर रिस्पांस शो किया, उसने क्या बना दी पुत्र? थायरॉक्सिन। तो इस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस। दोबारा सुन लो, पूरी कहानी याद रखनी। स्टिमुलस था लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन केमिकल, इस केमिकल का लो लेवल। उसको किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ऑर्गन ने। रिसेप्टर कौन था? हाइपोथैलेमस इनसाइड द ब्रेन। हाइपोथैलेमस ने नर्व इम्पल्स नहीं बनाई इस दफ़ा, इसने एक केमिकल छोड़ दिया। उस केमिकल का नाम थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर था। उस केमिकल को ब्लड में डाल दिया। वो केमिकल ब्लड सर्कुलेशन के दौरान, हालांकि ये भी ब्रेन का पार्ट है, ये भी ब्रेन है,
ब्रेन में ही मौजूद है, लेकिन बेटा वाया ब्लड पहुंचेगा, न्यूरॉन्स नहीं है पुत्र, वाया ब्लड है। याद रखो केमिकल कोऑर्डिनेशन में इन केमिकल्स जो कि मैसेज लेकर जा रहे हैं, इन्हें ब्लड के ज़रिए टारगेट साइट्स तक पहुंचाया जाएगा। ये केमिकल ब्लड के ज़रिए पहुंचा किधर? एंडोक्राइन ग्लैंड में। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा था? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बेस ऑफ ब्रेन में मौजूद होता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड ने आगे एक और केमिकल बनाया, उस केमिकल का नाम था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को होश दिलाने वाला, थायराइड को स्टार्ट कराने वाला हार्मोन। ये TSH हार्मोन है, केमिकल है। इसको फिर ब्लड में छोड़ दिया जाएगा और ब्लड से किधर पहुंचेगा? इफेक्टर जो कि कौन था? थायराइड ग्लैंड। और उसके बाद वो इफेक्टर कोई भी वैसे ऑर्गन हो सकता है, लेकिन मेरी मिसाल में थायराइड ग्लैंड है और उसने एकदम रिस्पॉन्स दिया, उसने थायरॉक्सिन बना दी। उसने क्या बना दी मेरा बच्चा? थायरॉक्सिन। चलो जी, अब मैं दोनों में डिफरेंसेस करने लगा हूँ। ये पुत्र वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बोर्ड में किसी वक्त आ जाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन What is the difference between nervous coordination and chemical coordination? Explain in detail। हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन होता है, आपको दोनों डायग्राम्स बनानी है। अब सुनो, डायग्राम्स बनाते वक्त ये याद रखना है कि स्टिमुलस रिसेप्टर ऑर्गन कैच करेगा, इसका भी स्टिमुलस रिसेप्टर ऑर्गन कैच करेगा, ठीक। अब रिसेप्टर मैसेज को नर्व इम्पल्स की शक्ल में न्यूरॉन के ज़रिए भेजेगा कोऑर्डिनेटर तक। यहाँ रिसेप्टर केमिकल बना देगा, केमिकल को ब्लड में छोड़ेगा, उसको ब्लड के ज़रिए पहुँचाएगा कोऑर्डिनेटर तक। तो यहाँ न्यूरॉन इन्वॉल्व है नर्व इम्पल्स को कोऑर्डिनेटर तक पहुँचाने के लिए, यहाँ ब्लड इन्वॉल्व है नर्व इम्पल्स को नहीं, केमिकल को कहाँ तक? कोऑर्डिनेटर तक पहुँचाने के लिए। कोऑर्डिनेटर जो कॉम्प्रीहेंशन करके जो लाहे अमल इख्तियार करेगा, उस मैसेज को किस में कन्वर्ट करेगा? नर्व इम्पल्स में, और उसको फिर न्यूरॉन सेल लेकर जाएगी इफेक्टर ऑर्गन तक। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, जो कि कोऑर्डिनेटर है, वो फिर एक केमिकल बनाएगा और उस केमिकल को फिर किस में छोड़ दिया जाएगा? ब्लड में। वो केमिकल ब्लड के ज़रिए इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचेगा, ठीक। इसका इफेक्टर फिर रिस्पॉन्स शो कर देगा और उसका भी इफेक्टर रिस्पॉन्स शो कर देगा। तो जो है मेरा बच्चा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप यकीन जानिए कि अब सेकेंड ईयर का जब एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट होगा वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपने मैट्रिक में इसका कॉन्सेप्ट सीख लिया है। आप यकीन करें कि मैंने लेक्चर नंबर 4 सिर्फ इन 2 डायग्रामों पर लगाया, अब ये कितना को आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। समझ आ गई मेरा बच्चा? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा काम सिर्फ सिलेबस ख़त्म कराना नहीं है, मेरा ये भी काम है कि मैं अपने बच्चों के लिए अगले लेवल्स के लिए भी तैयार करूं, क्योंकि लेवल 1 अगर अच्छा होगा, अगर आपने बेस आपकी अच्छी बनी होगी, तो आगे बिल्डिंग भी फिर पूरी की पूरी अच्छी तरीके से खड़ी होगी। इजी मेरा बच्चा। इसी के साथ ही अपने अफजल अंकल को इजाज़त दो। जीते रहो, अल्लाह पाक की अमान में रहो हमेशा, और हमेशा खुश रहो। अपने माँ बाप की खिदमत करते रहना, बड़ों का अदब करते रहना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। बड़ा स्वाब मिलेगा इंशाल्लाह। और लाइक भी करो, शेयर भी करो, अपने दोस्तों को बताओ और अपने कज़न्स को भी बताओ, ठीक है मेरा बच्चा। तो आई एम वेटिंग फॉर योर सब्सक्रिप्शंस। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन भी लाजमी दबाएं, ठीक है मेरा बच्चा। जीते रहो, खुदा हाफ़िज़।